हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपकी जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस, और आज हम लोग लेसन नंबर 5th को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका लेसन नंबर 5th। क्लियर है? और इसमें हम परिचय को सबसे पहले देख रहे हैं। लेसन नंबर 5th, समकालीन दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। कौन सा एशिया? साउथ एशिया। देखिए, हमने यूएसए देख लिया, चीन देख लिया, ठीक है, आसियान देख लिया, खाड़ी देशों को देख लिया। क्लियर हो गया? और यूरोपियन यूनियन की जो संघ है यूए, हमने उसको देख लिया। क्लियर है? और उधर हम क्या देख रहे हैं? आसियान यही है। हूं बस आपका दक्षिण पश्चिम में, या खाली स्पेशली हम दक्षिण एशिया की हम लोग बात करेंगे। देखिए, आइए हम शीत युद्ध के दौरान विश्व के एक बड़े फलक पर बदलाव पर नजर डालें। मेरे भाई, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, शीत युद्ध हो रहा है, कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर को आप अच्छे से जान चुके हैं, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, जान चुका हूँ कोल्ड वॉर क्या है। यानी दक्षिण एशिया की ओर मुड़े। 20वीं शताब्दी के आखिरी सालों में भारत पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र की बरादरी में बैठा तो लिया, यह अचानक पूरे विश्व की नजर में महत्वपूर्ण हो गया। अब आप परमाणु संपन्न हो गए तो पूरे विश्व की नजर आप पर रहेगी। स्पष्ट ही विश्व में इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघर्ष पा लिए। क्षेत्रों के बीच देश की सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर आपका विवाद कायम था। विद्रोह, जनजातीय संघर्ष, संसाधन के बंटवारे को होने वाले झगड़े भी इन चीज में थे। इनकी वजह से दक्षिण एशिया का बड़ा इलाका संवेदनशील विशेष माना जाता है। आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से आकांक्षा से है, और साथ ही यह बताया गया है कि इलाके में दूसरे लोग निसंदेह करते हैं। दक्षिण एशिया के देश और छोटी चीजें विकास के समृद्ध की हो सकती हैं। इस अवस्था में हम दक्षिण एशिया और देशों के बीच मौजूदा संघर्ष की प्रकृति और इनके बीच देश के आपसी सहयोग और इनकी कोशिशों पर हम बात करें। दक्षिण एशिया देशों की राजनीति में इन झगड़ों में सहयोग और मिजाज तय किया, अर्थात मूल में से वजह से अध्याय में पहले हम दक्षिण एशिया का परिचय देंगे और कुछ घरेलू नीतियों पर जो है, जो घरेलू नीति हैं, उन पर हम लोग आपका चर्चा करेंगे। तो भाई, क्या प्राकृतिक है, क्या संघर्ष रहे हैं, उन्होंने कैसे अपने आप को शक्तिशाली समृद्ध बनाया, इसके बीच की कहानी और स्थिति को हम लोग आपका इस मौजूदा रूप में देखेंगे। येगनली डेक्रो सन 1830 में पेंटिंग बनाई थी। इसका शीर्षक था लिबर्टी लीडिंग द पीपल। पेंटिंग में स्वतंत्रता की देवी की जनता की अगुवाई करते हुए चित्र दिया गया है, और यह चित्र उसी पेंटिंग का है जो सुभाष रायकृत द्वारा हिमालय साउथ एशियन ट्रिस नेपाल से लिया गया है। तो ये क्या है? आपका स्वतंत्रता की देवी के रूप में इसमें दिखाया गया है। तो अब आपको समझ आएगा कि चैप्टर हम कहां से शुरू करने। क्लियर है? तो हमारे हर एक पहलू, हर एक एक्सपेक्ट को हम लोग आपका नजर दौड़ाते चलेंगे। क्लियर है? देख लिया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़े। क्या है दक्षिण एशिया? कौन है दक्षिण एशिया? क्या कहें तो भारत और पाकिस्तान के बीच दक्षिण एशिया। अब एशिया को देखिए, नक्शा बनाइए, दक्षिण एशिया नीचे के हिस्से में आते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैचपूर्ण कितना तनावपूर्ण होता है। अगर भारत पाकिस्तान का मैच हो तब भी वो आपका तनावपूर्ण होता है। यह हम बदसलूकी जानते हैं कि हमने देखा है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तान और भारतीय फैंस एक दूसरे के देश में पहुंचते हैं। उनका बड़ा आदर सत्कार होता है, गर्मजोशी से मेजबानी की जाती है। हाल ही दक्षिण एशिया के मामले में एक ऐसा क्षेत्र जहां सद्भाव और शत्रु और आशा
निराशा, परस्पर शंका और विश्वास एक साथ बरसते हैं। कह रहे हैं भारत और जो पाकिस्तान है, इन सब चीजों में ये सारी चीजें एक साथ दिखाई देती हैं। शुरुआत में हम इंडिया बुनियादी सवाल से करेंगे। शुरुआत कहां से कर रहे हैं? जो बेसिक क्वेश्चन है उसी के साथ हम करें। दक्षिण एशिया है क्या है? अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद व्यवहारिक किया जाता है। कैसा है? दक्षिण पद व्यवहारिक किया जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर, पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी, इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। भौगोलिक विशेषता ही उपमहाद्वीप क्षेत्र में भाषाई, सामाजिक, संस्कृति अनूठेपन की जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र की चर्चा में अफगानिस्तान, म्यांमार को भी शामिल किया गया है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। तो देखिए, दक्षिण जो एशिया है, साउथ एशिया, उसमें जो चीन है वो आपका एंट्री नहीं करता है। क्लियर है? इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया का पद इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 7 देशों के लिए है। तो 7 देश दक्षिण एशियाई देशों में आते हैं। कौन कौन से हैं उन पर बात करेंगे हम अभी। इस परिभाषा के लिए हर एशिया का हर विविधता से भरा हुआ इलाका है। भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है। दक्षिणी एशिया विभिन्न देशों में से एक ही राजनीतिक प्रणाली नहीं, अनेक समस्या और सीमा के बावजूद भारत, श्रीलंका, ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम रहा। भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में आप एक किताब में आप विस्तार से पढ़ेंगे। इस किताब में आजादी के बाद दिनों में भारतीय राजनीति की चर्चा की गई है। भारत के लोकतंत्र के बहुत सारी सीमाओं की तरफ क्या है, इंगित करता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, एक राष्ट्र एक रूप के रूप में देश हमेशा लोकतंत्र रहा है। यह बात श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश लोकतांत्रिक और सैनिक की तरह ही नेताओं का शासन भी रहा है। जैसे सैनिक शासन है और नेताओं का भी आपका शासन रहा है। शीत युद्ध के बाद सालों तक बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद सालों तक 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पहली सरकार कौन सी बनी? बेनजीर भुट्टो, और दूसरी बनी नवाज शरीफ के नेतृत्व में। लेकिन 1919 में पाकिस्तान सैन्य तख्ता पलट हुआ और 2008 से फिर लोकतांत्रिक शासन है। तो यहाँ दोनों चीजें हैं पाकिस्तान में, कभी सेना हावी हो जाती है तो कभी वहां का लोकतंत्र। 2006 तक नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। कैसा था? संवैधानिक राजतंत्र था। इस बात का खतरा बरकरार माना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्ति लिए हुए था। 2008 में राजतंत्र खत्म कर दिया गया। नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। बांग्लादेश नेपाल के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरी दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का एक मूल्य चलता है। ठीक, दक्षिण एशिया के 2 छोटे देश भी इसमें बदलाव में बाहर रहे। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। कैसा बन गया? 2008 में संवैधानिक राजतंत्र। कौन? भूटान। देख लिया आप लोगों ने, राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र में उभरा। और दूसरा मालदीव, तो भूटान के बाद मालदीव 1967 में सुल्तान रहा, 1968 में गणतंत्र बना और शासन अध्यात्म तक है। कैसी है? अध्यात्मक। 2005 में मालदीव की संसद ने बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मत किया। मालदीवीय डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एमडीपी के देश ने राजनीतिक मामले का दबदबा रहा। 2018 में यह चुनाव जीतकर हासिल किया। तो ये स्थिति है कुछ भारत दक्षिण एशिया के जो आपके देश हैं
कैसे उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थिति है, ये उसको दर्शाया या उसको बताने का प्रयास किया। आगे बढ़े, इतना आपने देख लिया। अब लोकतंत्र की व्यवस्था में बांग्लादेश, नेपाल, इन सब की कहानी को थोड़ा सा आप एक बार नजर मारिए कि क्या कितना सार्वभौम स्थिति नहीं रही। आगे बढ़े, चलिए ध्यान रहेगा इतना। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं की सहभागिता है। इस क्षेत्र में 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण में यह बात जाहिर रही कि 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। हर वर्ग, हर धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की समर्थन करते हैं। इन देशों में लोगों की शासन प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र की वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उन्हें लोकतंत्र उसका ठीक है। कैसा है उनका लोकतंत्र? ठीक है। यह निष्कर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है और पहले माना जाता है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व धनी फल फूल सकते हैं। लिहाजा दक्षिण एशिया में लोकतंत्र अनुभवी लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ाते हैं। कह रहे जो वैश्विक कल्पना है उसका दायरा अगर कोई बढ़ाता है तो यही लोकतंत्र है। आइए हम देखें भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया के अन्य 4 बड़े देशों में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा। कि भारत को छोड़ दें और जो 4 बड़े देश हैं उनमें लोकतंत्र की क्या कहानी रही है, कैसा इतिहास रहा है, क्या उनकी हिस्ट्री रही, उसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़े। दोनों आरेख दक्षिण बड़े 5 देश 19,000 से अधिक नागरिकों के लिए साक्षात्कार का अधिकार है। SDP टीम, स्टेट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड साउथ पब्लिक रिपब्लिकन, ठीक देख लिया। अब चलिए SDG 3, SDG 4.6, SDG 4.1, SDG 8.1, SDG 3.2, SDG 3.3, SDG 1.1। तो SDG 3 क्या है? जीवन के समय प्रत्याशा। 4 क्या है? वयस्क साक्षरता दर 15 वर्ष से अधिक। विद्यालय शिक्षा में नामांकन 4.1। 8.1 GDP में तुलनात्मक क्रय शक्ति, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। 3.2 बाल मृत्यु दर प्रति 1000 में। और 3.3 में हम लोग आपका टीबी को मापते हैं, कितने हजार में आपकी लाखों में टीबी की संख्या फैली हुई, प्रति लाख में देखते हैं टीबी की संख्या को, सॉरी, ठीक है। और प्रतिदिन डॉलर से कम खर्च करने में स्थिति और मानव विकास सूचकांक की स्थिति। तो देखिए ये है विश्व, ठीक है विश्व, ये विकासशील देश, दक्षिण एशियाई देश, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सबसे पहले आप देखिए जितने भी डेवलप कंट्री हैं उन डेवलप कंट्री में जीवन प्रत्याशा ऑन एवरेज 70.7 यानी कि 70 वर्ष मान लीजिए। एसडीजी साक्षरता अगर आप देखेंगे तो 81 पॉइंट है, यानी साक्षर लिटरेसी भी अच्छी है। और नामांकन कितना है आप देखेंगे 75% है। जीडीपी में खर्च करने की जो बात तुलनात्मक क्रय शक्ति वो भी अच्छी खासी है, क्लियर है। और प्रति 1000 अगर आप देखोगे तो 32 बच्चे प्रति 1000 में वहां मरते हैं, कहा विकसित देशों में भी। और टीबी देखोगे तो प्रति 1000 में 164 आपको मिलेगा। और ऐसे इंजैक्ट, अब भाई ऐसी दक्षिण एशिया में टोटल ओवरऑल निकाला है इनका डाटा, ठीक है, ओवरऑल बताया गया है। और आप बांग्लादेश को देखोगे तो बांग्लादेश की जीवन प्रत्याशा भारत से ज्यादा है। भारत में कितनी है ऑन एवरेज 68.8, जबकि वहां कितनी है 72.8। यानी कि अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान को छोड़कर हमारे पड़ोसी देशों में सबसे मतलब और सबकी क्या है जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। यानी कि नेपाल का आदमी ज्यादा जिएगा, श्रीलंका का आदमी भारत ज्यादा जिएगा, बांग्लादेश ज्यादा जिएगा, ठीक, बस पाकिस्तान कम जीता और भारत का, क्योंकि यहाँ पर यहाँ कितने दिखा 66.6। तो ऑन एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत। तो सबसे अच्छी कहाँ की निकली है भाई? तो सबसे अच्छी
जो जीवन प्रत्याशा है वो आपका बांग्लादेश की है। क्लियर है? किसकी है? बांग्लादेश की। खर्च के मामले में हम बांग्लादेश से बहुत ऊपर हैं, साक्षरता दर में हमसे ऊपर है बांग्लादेश। क्लियर है? ड्रॉप आउट भी उसके यहाँ कम है। ठीक, बस उसके यहाँ क्या है, बाल मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ कम है। क्लियर है? उसके यहाँ बाल मृत्यु दर कितनी है, ये है, और हमारे यहाँ कम है। लेकिन देखिए उसके यहाँ टीवी कितना है और हमारे यहाँ टीवी कितना है, तो अंतर है। ये सारा ये डाटा है कंडीशन पर, इनको देखिए आपको समझ आएगा कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो किन बेसिस पर हम लोग कंपेयर करते हैं। आगे बढ़े, चलिए देख लिया। आइए अब सबसे पहले देखिए दक्षिण एशियाई घटनाक्रम। तो 1947 में क्या हुआ, ब्रिटिश राज की समाप्ति हुई, भारत पाकिस्तान क्या हुआ, दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, सबको पता है। 1948 में क्या हुआ, श्रीलंका में तत्कालीन सिलोन, श्रीलंका को 1948 में सिलोन कहते थे, उसको भी आजादी मिली और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। 1948 में वापस श्रीलंका फ्री हुआ, जिसका तत्कालीन नाम क्या था, सिलोन था। फिर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई जम्मू कश्मीर को लेकर। अब क्या होता है, 1954 और 55 में पाकिस्तान शीतकालीन सैन्य गुट और सिमटों के साथ शामिल हो गए। 1960 में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ सीमा विवाद को लेकर। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच यूएन का पाक सर्वेक्षण मिशन आया। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। यही ताशकंद समझौता है जब आपके हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ होती है ताशकंद। शेख मुजीबुर रहमान और पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादा स्वायत्त 6 सूत्री मांग। फिर 1971 में कौन सा टाइम पीरियड है, ध्यान रखिए, 1971 में बांग्लादेश के नेताओं ने आजादी की घोषणा की। कैसी है आजादी की। एक भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्री संबंध। 1991 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश मुक्त हुआ। 72 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। 74 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। 76 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच भारत पाकिस्तान बांग्लादेश कूटनीतिक संबंध बहाल हुए। ठीक है, और 1985 में दक्षेस क्या हुआ, दक्षेस एक सम्मेलन हुआ ढाका यानी कि बांग्लादेश में, दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है। 1987 में भारत श्रीलंका में आपका समझौता हुआ शांति सेना को लेकर। 1988 में मालदीव ने भगोड़े सैनिक के रूप में षड्यंत्र करने वाले वहां से भारत की सेना भेजी। भारत पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला और ये चीजें हुई। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर 1988-99 में पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल में लोकतांत्रिक बहाली हुई। ठीक, 93 में दक्षेस के 7वें सम्मेलन ढाका में आसबी साप्ताह का अक्सर हुआ। और 1986 में गंगा नदी पानी को हिस्सेदारी को लेकर भारत और बांग्लादेश में फरक्का संधि हुई, जहां फरक्का डैम भी आपको दिखाई देगा। क्या आपको दिखाई देगा, फरक्का बांध। 1998 में भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु परीक्षण किया, दोबारा इन्होंने परमाणु परीक्षण किया। पहले कब कर रहे हैं ये, सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहला इन्होंने परीक्षण किया है 1974 में, लेकिन जो मेन परीक्षण हुआ था ये 1998 में। भारत श्रीलंका में मुक्त व्यापार हुआ, एफटीए साइन किया गया, किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 99 में भारत अटल बिहारी वाजपेयी ने बस यात्रा शुरू की, लाहौर की शांति घोषणा की। और 99 जुलाई में क्या हो गया, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर हुआ। और 2001 में बीजेपी और मुशर्रफ के बीच आगरा में बैठक असफल रही। 2004 में 12वें दक्षेस सम्मेलन में मुक्त संधि हुई। और 2007 में अफगानिस्तान दक्षेस सदस्य बना। 2014 में 18वां दक्षेस सम्मेलन काठमांडू नेपाल में संपन्न हुआ। तो काफी अस्त व्यस्तता रही दक्षिण एशिया में, चाइना को छोड़ दीजिए। देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे दक्षिण एशियाई कंट्री हैं, 7 देश आते हैं। क्लियर है?
कितने हैं? दक्षिण एशियाई कंट्री है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, आप इसको देख लीजिए। आपको टू द पॉइंट आपको लिखा मिल गया है, बड़ी अच्छी बात है। और क्रम वाइज है और कि कौन कौन सी घटना कब हुई, क्लियर है? आगे देखें, चलिए। तो ये पूरी कहानी संरचना आपने देख ली। अब देखिए, लोकतंत्र बेहतर कहाँ है, ठीक है, और कभी तक तानाशाही नहीं रही भारत, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोगों की राय है और उनके द्वारा दी गई चीजें हैं, ठीक है। देखिए, अब आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र कैसे, पाकिस्तान में कभी सेना जाती है, कभी लोकतंत्र आता है, क्या कहानी है? पाकिस्तान पहले संविधान के बनने के बाद देश में शासन की बागडोर जनरल आयूब खान के हाथों में ले ली। कौन थे? जनरल आयूब खान, इन्होंने अपने हाथों में ले ली संविधान बनने के बाद देश में। जल्द ही अपना निर्वाचन भी करा लिया, उसके शासन के खिलाफ जनता में गुस्सा भड़क गया और उन्होंने अपना पद छोड़ना पड़ा। एक बार सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल लोहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। लोहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और युद्ध में परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बन गया। कैसा? ये पूर्वी पाकिस्तान टूटकर स्वतंत्र देश। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फ अली कार भुट्टो के नेतृत्व में एक नव निर्वाचित सरकार बनी और 1971 से 1977 तक कायम रही। 1977 में जनरल जियाउद्दीन उल हल्क ने इस सरकार को गिरा दिया। किस सरकार को? जुल्फ अली कार भुट्टो की सरकार, बेनजीर भुट्टो के पति हैं, इन्होंने गिरा दिया। 1982 में जनरल जियाउद्दीन हक को लोकतांत्रिक आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में फिर एक बार बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में सरकार बन गई। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते। पाकिस्तान के बाद राजनीति में बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल पार्टी मुस्लिम लीग में आपसी होड़ में इर्द गिर्द घूमती रही और निर्वाचन लोकतंत्र की यही आस्था 1999 तक कायम रही। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा हल देखेंगे। तो पाकिस्तान में स्थिरता और अस्थिरता दोनों विद्यमान रही, सैनिक और लोकतांत्रिक शासन विद्यमान रहा। चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।